हेलो हेलो, माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी को? हेलो हेलो, माइक चेक। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। बैकलॉग सीरीज की क्लास है ये, बिल्कुल बैकलॉग सीरीज की क्लास है ये। और नहीं, आज तो फिजिक्स की ही क्लास थी बेटा, कल केमिस्ट्री की क्लास है और फिर परसों आपकी बायोलॉजी की बैकलॉग सीरीज की क्लास रहने वाली है। शानी बेटा सब खैरियत है, बढ़िया है, मस्त मजे में। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बढ़िया है, मस्त मजे में। करें क्लास की शुरुआत। बुशरा, मैं बहुत दिन बाद तुम्हें ऑनलाइन देख रहा हूं। क्लासेस छोड़ रहे हो क्या बीच में? आज बायोलॉजी की क्लास है। कहां पर मंजीत कुमार बेटा? आज बैकलॉग सीरीज में तो क्लास है, यूट्यूब पे होगी बायोलॉजी की क्लास, फ्री क्लास है वो तो। चलो, हां, अभी कोई लेट नहीं हुआ, हमने अभी जस्ट क्लास शुरू ही करी है। आज 2 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी या नहीं? अच्छा, रोज आती हो आप? हाँ, नहीं, आपका कमेंट बहुत दिन बाद आया। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत। हमने गति के नियम में 3 क्लासेस देख ली थी और उसका रिवीजन भी कर लिया था। अब हमें आज से एक नई क्लास का रिवीजन करना है, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन लोगों को पढ़ाया जाएगा और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, पहले ये बताओ कि कितने लोगों ने जो पिछली क्लास में मैंने रिवीजन करवाया था या बैकलॉग सीरीज कंप्लीट करवाई थी, कितने लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया है? कितने लोगों ने वो कंप्लीट किया है? टीचर स्लाइड्स नहीं आया बेटा। कौन से दिन की टीचर स्लाइड्स नहीं आई हैं? बैकलॉग सीरीज की कोई टीचर स्लाइड्स नहीं होती है ना, बैकलॉग सीरीज की कोई टीचर स्लाइड नहीं होती है। रूम की लाइट जला लो, रूम की तो लाइट जली हुई है सारी, तुम्हें कम लग रही है क्या लाइट? एक और लाइट चालू कर देते हैं। चलिए, हाँ, प्रीवियस फिजिक्स बैकलॉग रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया। नहीं बेटा, आएगा। आपको कहां मिलेगा? जो चैप्टर का आप बैकलॉग सीरीज देखना चाह रहे उसी चैप्टर को खोलिए आप, और उस चैप्टर के अंदर ही आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के नाम से मिलेगा। आज शाम को बायोलॉजी की क्लास, हाँ, रेगुलर बैच में क्लास होगी। चलिए तो अब हम करते क्लास की शुरुआत। काफी सारी बातचीत हमने कर ली है। हमें आज से अभिलंब प्रतिक्रिया बल को रिवीजन करना है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे चर्चा करनी है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर क्या क्या बातें होगी, है ना? 1 मिनट रुक जाओ यार, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा इस कैमरे की सेटिंग चेंज करवा देता हूं क्योंकि ये रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मार रहा है यहां पर। 1 सेकंड रुकेंगे। चलिए, हाँ, तो अब हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर चर्चा करना शुरू करते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना होगा और कहां लगता है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है बेटा, वो सतह के लंबवत लगता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वह धक्का लगाता है। कैसा बल होता है? एक वह बल जो किसी को धक्का लगा रहा है। अच्छा, अब क्लियर है सभी को? क्या अब क्लियर है? हाँ भाई, क्या लाइट अब क्लियर है सभी को? चलिए, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या करता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वह धक्का लगाता है। किसको धक्का लगाएगा?
जो भी ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक कांटेक्ट में होगा किसी भी सतह के, तो उस पे धक्का लगाती है ना। तो यह धक्का जो लगता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वजह से लगता है। जैसे अगर ये ब्लॉक जो है वो दो दीवारों के मध्य, एक दीवार और जमीन के मध्य रखा हुआ है, तो इस पर दो धक्के लगेंगे, एक दीवार इधर से लगाएगी और एक जमीन नीचे से ऊपर की ओर लगाएगी, तो यह क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलो यहां पर मैंने एक कोन लिया, आइसक्रीम का कोन टाइप लिया, उसके अंदर एक छोटी सी गेंद है, तो इसमें कितनी संपर्क सतह है, तो सर इसमें दो संपर्क सतह है, एक और दो। तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वह संपर्क सतह के लंबवत लगता है हमेशा, है ना। क्या लगता है, संपर्क सतह के लंबवत लगता है हमेशा। इसी प्रकार से यहां पर अगर यह नत समतल है, तो इस नत समतल के भी लंबवत, अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो उसके लंबवत एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, तो यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। अब हमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना सीखना है। तो निकालना सीखना किससे निकलता है, अब हमें एफबीडी बनाना सीखना होगा। तो मैं आपको एफबीडी भी बनाऊंगा, मतलब मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम भी बताऊंगा और डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है और बनता कैसे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के हमारे पास कुछ 4 स्टेप्स होते हैं, है ना। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक पे ब्लॉक रखा हुआ, मतलब डब्बे पे डब्बा रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें देखना है, इस कंडीशन में हमें देखना है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना लग रहा है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल मतलब दोनों ब्लॉकों के मध्य कितना लग रहा है और यहां पे सतह कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल दे रही है, ये सब कुछ हमें देखना है। मंजीत बेटा, सारी लाइटें बराबर से जल रही है। आज हम दूसरे स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने लाइट इंक्रीज करवा दी है। अब आप पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। काला, गोरा, लाइट कम, लाइट ज्यादा, इन सब पे ध्यान ना दे, आपको जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उस पर ध्यान दे। तो यहां पर हमारे पास दो ब्लॉक है, एक M1 है, एक M2 है। अब इन पे हमें बताना होगा कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना लग रहा है, और साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि ये जो ब्लॉक है, इन ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ और क्या क्या बल लग रहे हैं। तो वो बल कौन कौन से, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम हर एक ब्लॉक को अलग अलग बना लेते हैं। तो M1 को अलग बनाया, M2 को अलग बनाया। अच्छा, अब कितनी सतह है, तो सॉरी, हमने देखा कि सर एक M1 और जमीन के बीच में एक सतह है और एक M2 और M1 के बीच में एक संपर्क सतह है। ठीक है, तो दो संपर्क सतह है। यहां पर कितने संपर्क सतह है, 2 संपर्क सतह है। अब यहां पर ये दो जो संपर्क सतह है, इनमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। अच्छा, तो अगर मैं M1 के लिए बनाऊंगा तो M1 के लिए ये बना हुआ है, M2 के लिए ये बॉडी डायग्राम बना हुआ है या मुक्त पिंड आरेख बनाने का प्रक्रिया है। तो क्या करना होगा, M2 अगर यहां पर ये ब्लॉक है, इस M2 पर नीचे की तरफ M2G, इस M1 पर नीचे की तरफ M1G, मतलब कि mg बल तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। और कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। साथ ही साथ अब अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना लग रहा है, तो यहां पर जो M1 होगा उसको हमने इधर बनाया। अब क्या होगा M1 पर, देखो M1 को एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल जमीन देगी ऊपर के, देखो धक्का लगाना है। तो जमीन कहां, धक्का कैसे लगता है, अच्छा सभी को समझ में आता है ना धक्का क्या होता है। धक्का ऐसे लगता है, इसको खींचना बोलते हैं, इसे धकेलना बोलते हैं। तो अगर M1 को जमीन धकेल रही तो ऊपर की तरफ धकेल लेगी, तो N1 जमीन द्वारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इसी प्रकार से M2 जो है वो M1 को कहां धकेलेगा, नीचे की ओर धकेलेगा सर, क्योंकि ऊपर की तरफ धकेलना नहीं, वो तो खींचना होता है। तो यह नीचे की ओर धकेलेगा, तो N2 नीचे की ओर लगेगा। तो M1 पर अब जितने भी बल लग रहे उन सभी बल को, क्या हो गया बेटा, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? बेटा आपका भी कमेंट पढ़ा जा रहा है, आप कुछ बात करिए ना, आपको कुछ डाउट होगा तो डाउट कमेंट कीजिए। आप ऐसी बातें कर रहे कि आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो। हाँ भाई, किस प्रकार की भावना है ये? किसी को मैसेज करके बोला तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया बात, आप कुछ बात करोगे, आप डाउट पूछोगे, उसका रिप्लाई मिलेगा ना आपको। और आप पहले ऐप में जाके अपना नाम लिखिए, वहां पर आपका नाम नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो ऐप में जाइए, उसमें बायो का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने बारे में चीजें अपडेट करते हो, तो उसके अंदर जाके अपना नाम लिखिए वहां पर सबसे पहले। देखो
तो यहां पर अगर ये M1 है तो M1 पर एक बल नीचे की तरफ लग रहा है, एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है और एक M1G नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बताया जाता है, तो इसमें हमने M1 को एक बिंदु पिंड माना। अच्छा, इस पर जो ऊपर की तरफ एक बल लग रहा था वो बनाया और नीचे की तरफ जो दो बल लग रहे थे उनको नीचे की तरफ बना दिया। मतलब सारे बल जो है वो हम मूल बिंदु से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? मूल बिंदु से शुरू करेंगे सदैव। तो ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से नीचे की ओर लग रहे हैं दोनों बल। तो अब हमारे पास इसी प्रकार से M2 के लिए भी हो जाएगा। तो M2 के लिए क्या हो जाएगा? M2G नीचे की तरफ लग रहा है और N2 अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो दो बल इसमें भी लग रहे हैं, इसमें तीन बल लग रहे हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगर वस्तु गति नहीं कर रही है, दो प्रकार के क्वेश्चन करते हैं जिनमें वस्तु गति करती है, त्वरण होता है, और एक प्रकार का क्वेश्चन जिसमें त्वरण नहीं होता है। तो अगर त्वरण नहीं होता है तो y दिशा में परिमाणी बल शून्य होना चाहिए, या y दिशा के सारे बल आपस में बराबर हो जाए, मतलब ऊपर और नीचे वाले बल बराबर हो जाए ताकि परिमाणी शून्य बने। तो वही वाली बात देखिए, परिमाणी बल जो होगा वो N2 माइनस M2G ये 0 के बराबर कर दिया, या N2 की वैल्यू जो है M2G, मतलब ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं N1 जो होगा वो M1G और N2 के बराबर होना चाहिए। तो N1 बराबर है M2G प्लस N2। ऊपर वाली इक्वेशन को देखेंगे पहले, यहां पर N1 जो होगा वो बराबर होगा M1G प्लस N2 के बराबर। बिल्कुल सही बात, इसके बराबर है। और हमारे पास N2 की वैल्यू जो उठाकर यहां पर रख दी, तो M2G प्लस M1G बराबर होगा N1 के। तो ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने की प्रक्रिया होती है। लेकिन हमारे पास इन सबको निकालने का बहुत ही जबरदस्त एसपी स्टार भी है। ये मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझाया, फ्री बॉडी डायग्राम से सारी बातें बताई है। अब इसका एसपी स्टार क्या है? क्या है इसका एसपी स्टार? हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम मुक्त पिंड आरेख मैंने जो आपको बताया वो यहां पर उसकी स्टेप्स लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ सकते हो, है ना। ब्लॉक पर सभी बल बनाओ, फिर ब्लॉक को बिंदु वस्तु मानते हुए सभी बलों को बनाना है, फिर एक्स और वाई दिशा में परिमाणी बल निकालो, और फिर यदि ब्लॉक विराम में होगा तो परिमाणी बल जीरो करना है, शून्य करना है, और अगर त्वरित गति करेगा तो उसे ma के बराबर कर देना है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी हम इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे और इसका जो एसपी स्टार है वो भी हम सीखेंगे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है नत समतल वाला, है ना। ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज जो है वो सभी को 100% रूप से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये जो अभी हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है कि अगर हमारे पास एक नत समतल होता है तो नत समतल पर mg बल नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसी कोण पर लग रहा है। देखो, mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा क्योंकि सतह जो है वो झुकी हुई है। तो अब झुकी हुई सतह के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना होता है, और ये क्या बना हुआ है यहाँ पर बोर्ड पर। तो देखिए क्या होता है कि अगर मेरे पास सतह समतल है तो एक ब्लॉक यहां पर रखूंगा तो ब्लॉक ऐसे ऐसे गति कर सकता है, ऐसे ऐसे गति कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास समतल झुका हुआ है या तल झुका हुआ है तो ब्लॉक ऐसे ऐसे गति करेगा। अब ये ऐसे गति नहीं कर सकता। क्या कोई ब्लॉक यहां पे रखा हुआ और इधर जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि जमीन थोड़ी ना हो, तो जमीन या सतह के साथ ही फिसलेगा तो वो ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा। तो ऐसे गति करेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे थे पहले, उनको घुमाना पड़ेगा कुछ थीटा कोण पर, है ना। फिर से देखते हैं, ऐसा था एक्स अक्ष, ये था वाई अक्ष, इसे घुमाना पड़ेगा कुछ थीटा कोण पर। क्यों घुमाना पड़ रहा है सर इसे किसी कोण थीटा पर? क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, यह ब्लॉक जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है, ऐसे गति नहीं कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है। तो यहां पर mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये पूरा घुमा दिया हमने। अच्छा, तो इसके घटक जो है अब हमारे लिए असली एक्स ये हो गया और असली वाई ये हो गया। अब हम ये वाली अक्ष को नहीं देखेंगे क्योंकि ब्लॉक इधर गति नहीं कर रहा, ब्लॉक इधर गति कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसका एक घटक करेंगे तो mg cos थीटा की तरफ आएगा, इसका इधर घटक करेंगे mg sin थीटा। कोण के साथ वाला जो घटक होता है, कोण के साथ वाला जो घटक होता है वह cos होता है, और कोण के लंबवत वाला जो घटक होता है वो sin होता है। तो कोण के साथ वाला cos थीटा, कोण के लंबवत वाला sin थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम y अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो mg cos थीटा बराबर आया नॉर्मल के, है ना। तो mg cos थीटा बराबर आया नॉर्मल के। ये बात आप जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं कि नत समतल पर अगर थीटा कोण पर झुका होता है,
कितने कोण पे झुका होता है, थीटा कोण पर अगर झुका हुआ होता है तो उसमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है mg cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के बराबर होता है। हमेशा mg cos थीटा के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, घटक लेने में क्या प्रॉब्लम बेटा, घटक एकदम आसान सी बात होती है। कोण पता चल गया, थीटा कोण पे झुका हुआ है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, तो कोण के साथ जो घटक होता है उसमें कॉस लिख दो, और कोण के या मतलब एक देख, ये mg है, ये कोण है, तो इसके साथ वाला, कोण के साथ वाला जो होगा, कोण के साथ वाला होगा कॉस थीटा होगा, कोण के विपरीत वाला जो होगा वो साइन थीटा होगा। बस इतनी सी बात है घटक लेने में, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं घटक लेने में। ठीक है, तो यहां पर अब हमें पता चल गया एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा है, और यहां पर नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होएगा ही होगा। नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि mg sin थीटा जो है वो नत समतल के अनुदिश नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब कि अगर एक ब्लॉक को मान के चलो, हमारे पास यहां पर ये एक नत समतल था, इसे मैंने समतलता से मैंने झुका दिया, तो ये क्या बन गया, एक नत समतल बन गया। तो इस पे अगर जब भी मैं एक ब्लॉक को रख रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे रिमोट रखा हुआ है, तो ये सर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा। जैसे नीचे छोड़ूंगा तो नीचे फिसलना शुरू कर देगा, तो जो नीचे फिसलेगा तो उस वक्त त्वरण क्या होगा, तो त्वरण जो होता है वो बल जो होता है वो mg sin थीटा होता है नीचे की तरफ, और त्वरण जो होता है वो g sin थीटा के बराबर होता है। यह आप जिंदगी भर के लिए, आदि काल के लिए, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, है ना। दो चीजें होती है, एक mg cos थीटा होता है, एक mg sin थीटा होता है। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। इसमें डब्बे पे डब्बा रखा हुआ हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, सर नॉर्मल रिएक्शन धक्का लगाता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन धक्का लगाता है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन जो है वह धक्का लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अगर धक्का लगा रहा है, तो धक्का लगाने की कंडीशन में क्या होता है सर, धक्का कैसा लगता है सर, धक्का ऊपर, अगर ब्लॉक मेरे ऊपर रखा तो मेरे को उसको विपरीत दिशा में धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, छोटी सी बात। अब हम ये समझते कि डब्बे पे डब्बा रखा हुआ हो तो उस कंडीशन में अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसका जवाब जो है वो आप खुद दे सकते हो। मान के चलो आपके सिर पर एक 5 किलो का बैग रख दिया गया, तो उस 5 किलो के बैग को उठाए रखने के लिए आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, बताओ भाई। आपको उस 5 किलो के बैग को उठाए रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। सर 5 किलो का बैग है, मतलब mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो 5 × 10 या mg 5g या 5 किलो के बराबर ही 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। 50 न्यूटन या किलो के हिसाब से बोले हम तो 5 किलो के बराबर ही हमें बल लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन का बल। ठीक है, छोटी सी बात। अगर मैंने उस 5 किलो के ऊपर एक और 5 किलो का रख दिया तो अब टोटल कितना बल लगाना पड़ेगा, अब टोटल कितना बल लगाना पड़ेगा, अब टोटल कितना बल लगाना पड़ेगा। 5 किलो के ऊपर 5 किलो रख दिया तो टोटल कितना बल लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, 5 + 5 अब सर 10 लगाना पड़ेगा। एक और 5 लग दिया तो अब 15 किलो लग गया सर। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा बल या जितना ज्यादा द्रव्यमान ऊपर रखा होगा उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यह वही बात हो गई। यहां पर अगर m1 है या m2 है तो इसमें ये नीचे वाली सतह को कितना बल लगाना पड़ेगा सर, इसके ऊपर कौन कौन है, इसके ऊपर m1 है और m2 है, तो m1g + m2g बल लगाना पड़ेगा। इधर सतह पर बल देखेंगे तो इस सतह के ऊपर कौन है सर, m2 है, तो m2g बल लगाना पड़ेगा उस सतह पर। क्या ये sp स्टार चमका सभी को। सतह देखो, सतह के ऊपर कौन कौन है, बस उसके हिसाब से बल देखना है। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 50 ब्लॉक रखे हैं, 50 ब्लॉक सारे m द्रव्यमान के ऊपर, द्रव्यमान के डब्बे पे डब्बा 50 डब्बे रख दिया सर। तो बोला है नीचे से 5वें ब्लॉक द्वारा नॉर्मल रिएक्शन, तो नीचे से 5वां, अच्छा नीचे से 5वां तो उसके ऊपर कितने ब्लॉक होंगे।
अगर नीचे से 5वां है तो सर उसके ऊपर 45 डब्बे होंगे, क्योंकि टोटल 50 है, नीचे से 5वां तो उसके ऊपर 45 डब्बे है, 45 डब्बे है। क्या ये बात समझ में आई? N1 कहां पर होगा? शालिनी बेटा मुझे लग रहा है आप काफी पीछे चल रहे क्लास में, कोई बात नहीं। N1 मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से देख लेना, आप पीछे बताया था, वो N1 पीछे वाले क्वेश्चन में था। तो यहां पर 45 डब्बे है, 45 डब्बे है, तो 45 जी बल लगेगा। क्या ये बात सभी को चमकी है? बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों के साथ क्लियर है कहानी? अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास को लेकर चिंता ना करें, अगर इनकेस केमिस्ट्री क्लास नहीं होती तो 4 बजे मैं क्लास ले लूंगा फिजिक्स की, उसके बाद में है ना केमिस्ट्री वाले सर आएंगे तो वो क्लास ले लेंगे। ठीक है, मामला आ गया समझ में? चल अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चर्चाएं करते हैं। अब ऐसा ही केस जो है एक लिफ्ट वाला केस होता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें सवाल जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है लिफ्ट वाला केस, इसे हमको करना है डिस्कस। तो लिफ्ट वाले केस में हमारे पास क्या क्या होता है? लिफ्ट वाले केस में हमारे पास क्या क्या होता है? तो अगर मान के चलो हमारे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक बच्चा खड़ा हुआ है और नीचे उसके ऊपर वेइंग मशीन रखी हुई है। वेइंग मशीन क्या होती है ना? यह होती है भार मापने की मशीन, है ना। वेइंग मशीन पाठ्यांक जो होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समान होता है, मतलब कि वो वैल्यू कितना देती है। वेइंग मशीन क्या होती है? ये वही मशीन होती है भार मापने की मशीन। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर या मेले वेले में जाओ तो वहां पर लोग लेकर बैठे हुए रहते हैं, नीचे से गोल सी मशीन होती है ना, उसके ऊपर खड़े होकर आप अपना वजन माप सकते हो। या अगर वो नहीं देखी हो तो नॉर्मली भी आजकल तो हर जगह डिजिटल कांटा लगा हुआ रहता है। अगर हम किराने का सामान भी लेने जाते हैं तो वहां पर उनके पास डिजिटल कांटा लगा, उसमें जैसे ही सामान रखते हैं तो वो वैल्यू बता देता है कितने किलो का है। तो वही वाली मशीन ये वेइंग मशीन कहलाती है। अब ये क्या मापती है, इसको कैसे पता चलता है कि कितना वजन रखा गया है इसके ऊपर? तो एक्चुअल में ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल से काम करती है। किससे काम करती है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल से। जितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा उतना रिजल्ट वो बताएगी, उतना रिजल्ट वो बताएगी। ठीक है, तो अब यहां पर ये वेइंग मशीन का पाठ्यांक किसके बराबर होगा? तो अगर मान के चलो यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ mg है, तो नॉर्मल बराबर होगा mg के। नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो यह हम लिफ्ट विरामावस्था में होगी तो उस कंडीशन में नॉर्मल लिख सकते हैं। लेकिन जब लिफ्ट त्वरित गति करती है, मतलब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जा रही है, त्वरण से नीचे आ रही है, आपने ये झूले में भी फील करा होगा, या अगर लिफ्ट में बैठे हो तो ये फील जरूर आया होगा कि जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है तो सर हल्का सा भारी सा लगता है। लिफ्ट जैसे ही नीचे आने लगती है तो हल्का हल्का सा लगने लग जाता है। ठीक है, या इसके अलावा आपने झूले में जब बैठे होंगे तो 100% फील किया होगा कि सर झूले में है ना, वो जो नाव वाला झूला होता है, वो ऐसा देखो, वो नाव वाला झूला होता है, वो ऐसा चलता है। तो झूले में जब बैठो तो जब झूला जब नीचे की तरफ जाता है तो पेट में गुदगुली सी होती है, ऐसा लगता है कि उड़ गए अब तो हम। और जैसे वो ऊपर जाने लगता है तो सब भारी भारी सा लगने लग जाता है सर। तो यही हल्का भारी उस झूले के अंदर लगता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वह त्वरित गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है। तो त्वरित गति कर रहा है तो उसी कंडीशन के लिए हम यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हुआ, किसने, अच्छा जेठालाल ने अय्यर को बिठाया था, हाँ वही झूला। हाँ, अगर फिर से मैं बोल देता हूं, अगर केमिस्ट्री वाले सर आ जाएंगे, अभी मेरी बात नहीं हुई है ना, तो अभी मैं क्लास खत्म करके एक बार वार्तालाप कर लूंगा सर से, और अगर सर आ जाएंगे, वैसे 99% चांस है कि सर आ ही जाएंगे, और अगर सर आ जाएंगे तो सर क्लास लेंगे 2 बजे वाली। अगर नहीं आएंगे
तो बैच 2 की 2 बजे क्लास नहीं होगी आज, मैं 4 बजे से जो रेगुलर क्लास होती है वही वाली ले लूंगा बैच 2 और 1 को मिलाकर, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते, हम नॉर्मल और एमजी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो त्वरण होगा ऊपर की तरफ, अच्छा सर, तो यहां पर ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ एमजी है। अगर इस वस्तु को ऊपर की तरफ जाना है तो इस पर 2 बल लग रहे, एक नॉर्मल लग रहा है, एक एमजी लग रहा है। कौन सा बल ज्यादा होना चाहिए ऊपर जाने के लिए? आज न्यू चैप्टर शुरू होगा? नहीं बेटा, कल से न्यू चैप्टर शुरू होगा। कौन सा बल ज्यादा होना चाहिए ऊपर जाने के लिए? बिल्कुल सही बात, नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए एमजी से, इसीलिए मैंने नॉर्मल माइनस एमजी रखा है। अगर ये नीचे आ रहा है ए त्वरण से तो कौन सा बल ज्यादा होना चाहिए? नीचे वाला बल ज्यादा होना चाहिए। तो एमजी माइनस नॉर्मल है ना, तो किसको किसमें से माइनस करना है? बड़ा माइनस छोटा है, ज्यादा माइनस कम करना है। इसको बराबर कर दिया परिमाणी बल के, परिमाणी बल होता है एमए के बराबर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एमजी प्लस एमए, ये एमजी इधर आ जाएगा तो एमजी प्लस एमए, या एम कॉमन हो जाएगा जी प्लस ए, या जी इफेक्टिव जी प्लस ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जी प्लस ए के बराबर होगा। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ ए त्वरण से आ रही है तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, या जी इफेक्टिव जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ ए त्वरण से गति करती है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है, यह एम जी प्लस ए हो जाता है। इसीलिए हम जब लिफ्ट में बैठे रहते हैं या झूला ऊपर की तरफ जाता है तो भारी भारी सा लगता है ना, भारी भारी सा लगता है। इसी प्रकार से जब नीचे की तरफ आता है तो हल्का हल्का सा लगता है, नीचे की तरफ आता है तो हल्का हल्का सा लगता है। क्यों हल्का हल्का सा लगता है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन घट गया है। तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट के केस सभी को है चमकते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, आया समझ में सभी को? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। आपके यहां रक्षाबंधन आज है या कल था? हमने तो कल कर लिया बेटा, हमने कल रक्षाबंधन कर लिया, ठीक है। आज क्लास होगी नॉर्मल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एक और, मेरी जिंदगी मस्त है, सब क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बढ़िया पवन बेटा, हमारे यहां आज है, कोई बात नहीं बेटा, अब क्या कर सकते हैं ना। भारत देश में आधे लोग आज कर रहे हैं, आधे लोग कल कर रहे, तो अब हम 2 दिन तो छुट्टी नहीं कर सकते। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा और 1-2 और क्वेश्चन होते हैं, इनको भी हम करने की कोशिश करते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं। फिर मैं आपको इनमें कुछ एसपी स्टार भी बताऊंगा। क्या होता है कि अगर मान के चलो हमारे पास यहां पे एक ब्लॉक है M1, ये दूसरा ब्लॉक है M2, ठीक है। 2 ब्लॉक है M1 और M2। इन दोनों ब्लॉक पे एक बाह्य बल लग रहा है F, ठीक है। एक ब्लॉक है M1, एक ब्लॉक है M2, एक बाह्य बल लग रहा है F, और इसमें आया त्वरण E। तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि ये त्वरण कितना होता है और इनके बीच में लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? बेसिक तरीका है, आप पूरे FBD बनाओ और सॉल्व करो, या इसका SP स्टार जो है वो मैं आपको सीधे बताना चाहूंगा, है ना। आप चाहे तो नॉर्मल क्लासेस में जाकर देख सकते हो, लेक्चर नंबर हमारा ये चल रहा है अभी डिस्कशन में, लेक्चर नंबर 4, इसके क्लास में आप जाकर देख सकते हो, मैंने पूरा मेथड समझाया है। बाकी इसका SP स्टार मजेदार है, उससे से हमारे 90% सवाल बनेंगे। क्या है इसका SP स्टार? SP स्टार में हम ये बोलेंगे बल जो होता है वो MA के बराबर होता है। बिल्कुल सर, ये बात पता है, बस इसी का फील आना चाहिए हमें, इसी का फील आना चाहिए। क्या? F बराबर MA का फील आना चाहिए। मतलब F बराबर MA जब लिखेंगे तो जिस वस्तु का द्रव्यमान लिख रहे हैं उसी का त्वरण और उसी पे परिमाणी बल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे त्वरण निकालना है, तो त्वरण होगा निकाय पर परिमाणी बल बटे में कुल द्रव्यमान। अगर मुझे पूरे निकाय का त्वरण निकालना था, जैसे इसमें क्या बोलता है, पूरे निकाय का त्वरण बताइए, तो पूरे निकाय का त्वरण बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पूरे निकाय पर बल, सर एक ही बल लग रहा है F, बटे में टोटल द्रव्यमान M1 प्लस M2। कहानी खत्म, पैसा हजम। ये आ गया त्वरण, बिना FBD बनाए हमने एक लाइन में सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से इनके बीच में लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल, मतलब M1 लगाएगा कुछ धक्का M2 पर और वही प्रतिक्रिया M2 M1 पर देगा। अब कितना होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल?
कितना होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा? तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये होगा कि अगर हमने इस बल हमने M1 पे धक्का लगाया, तो M2 पर किसने धक्का लगाया? M2 पर हमने धक्का लगाया क्या? नहीं सर, M2 पर M1 ने धक्का लगाया। तो M2 ब्लॉक को कौन चला रहा है? सर M2 ब्लॉक को अभिलंब प्रतिक्रिया बल चला रहा है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल वो भी बल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? सर नॉर्मल रिएक्शन। कितना है द्रव्यमान? M2। त्वरण कितना है? दोनों का A आया और A की वैल्यू उठा के यहां पर रख दी, आंसर खत्म है ना। यहां पर उसे M1 प्लस M2 आएगा, वो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन लिखा हुआ था। यहां पर M1 प्लस M2 आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 नहीं आएगा ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अपने अपनी कॉपीज में। यहां पर F अपॉन में M1 प्लस M2 होगा। क्लियर है मामला? इसी प्रकार से अगर 3 ब्लॉक भी हो जाए तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। 3 ब्लॉक भी हो जाए तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। परिमाणी बल क्या है? F। द्रव्यमान है M1 प्लस M2 प्लस M3, तो जगह F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 त्वरण आ जाएगा। साथ ही साथ यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल और यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा? देखो, ये वाला धक्का, ये M2 जो धक्का लगा रहा है M3 पर, वो केवल M3 को चलाएगा क्योंकि इसके आगे और कोई नहीं है। तो जगह M3 इंटू त्वरण। यहां पर जो धक्का, देख मेरा धक्का किसको चला रहा है? मेरा धक्का M1 प्लस M2 प्लस M3 को चला रहा है। अच्छा, इनके बीच में जो धक्का लगेगा वो किसको चलाएगा? M2 प्लस M3 को चलाएगा। M2 प्लस M3 इंटू त्वरण अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा। यहां वाला धक्का किसको चलाएगा? केवल M3 को चलाएगा। तो M3 इंटू त्वरण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा। त्वरण की वैल्यू आ गई, उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला? आया समझ में? होमवर्क डिस्कशन होगा क्या आज? हाँ, देखेंगे, अगर हमारे पास समय रहता तो होमवर्क डिस्कशन भी करेंगे हम। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने ये जो सब कुछ पढ़ा, ये हमारे लेक्चर नंबर 4 तक की कहानी थी। अब हम आगे बढ़कर लेक्चर नंबर 5 की तरफ जाना चाहते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 5 पे इसी पे हमने और भी कुछ उदाहरण करे थे और रस्सी में तनाव पढ़ा था। तो मैं आपको इसका भी बेसिक एक बार रिवीजन करवा देता हूं। क्लास 12 कब शुरू करोगी? क्लास 12 इसके बाद वाले हफ्ते से 99% चांस से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करो, 10 सितंबर के आसपास हम क्लास 12 शुरू कर देंगे। चलिए आगे बढ़े। सर ये फर्स्ट बैच का लेक्चर है क्या? हाँ बेटा, ये दोनों बैच का लेक्चर है। ये तो अच्छा, ये स्लाइड्स, हाँ ये फर्स्ट बैच की है। वैसे चिंता ना करो, दोनों बैच में सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसमें लेक्चर नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सेकंड बैच में हमने ज्यादा पढ़ाया है, मतलब ज्यादा इन द सेंस कभी लेक्चर्स ज्यादा मिले हैं हमें पढ़ाने के लिए, कि उसमें 2 बजे एक्स्ट्रा क्लास भी होती थी। चलिए, तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा है इसकी तरफ हम जाते हैं और इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। अब हमने देखा रस्सी में तनाव क्या होगा। रस्सी में तनाव, तो जैसे अभी हमने अभिलंब प्रतिक्रिया बल देखा, वह धक्का लगाता है, तो रस्सी में तनाव जो है वो खींचता है। क्या होता है? खींचता है। हाँ, थोड़ा चेंज हो सकता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, चिंता ना करो, क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें सेम ही होगी। तो यह रस्सी में तनाव क्या होता है? रस्सी में तनाव जो है सर्व चीजों को खींचता है। जैसे अगर मान के चलो हमारे पास एक रस्सी को हम खींचेंगे, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि क्या होता है कि सर अगर एक रस्सी को खींचने जाएंगे या किसी भी चीज को खींचते हैं, तो उसके अंदर के अणु जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाते ताकि टूट ना जाए उनके बीच में बंधन, तो वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो यहां पर अगर हम प्रैक्टिकली भी फील करके देखें कि जब भी हम रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी हमें ऊपर की ओर खींचती है। क्या है इसका मतलब? जैसे अगर मान के चलो हमारे पास एक वायर है ना, मेरे पास एक छोटा सा वायर है, मुझसे समझाता हूं आपको बात। अच्छा चलिए, वो दूसरे स्टूडियो में रह गया क्या? नहीं, ठीक है, यहां पर भी है। ठीक, 1 सेकंड रुकेंगे। देखिए, मान के चलो कि मेरे पास यहां पर एक वायर है, ये एक वायर है, तो इस वायर को अगर मैं खींच रहा हूं
तो जहां पर है ना, अगर मान के चलो यहां से हमने पकड़ के खींचा, हमने यहां से पकड़ के खींचा, तो हमारे इस उंगली पर कैसा फील होता है, कैसा फील होता है सर? अगर हम इसे खींच रहे हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये मुझे नीचे की ओर खींच रहा है, मैं इसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, है ना। अगर मान के चलो आपने इसे बाहर खींचा और ये आपके हाथ से स्लिप हो गया, तो जैसे हाथ को देखो तो ऐसा लगेगा हाथ पर ऊपर की तरफ किसी ने बल लगाया था, है ना। हम भले ही इसे खींच रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ से मैं इसे नीचे खींचना चाह रहा हूं, लेकिन ये मुझे ऊपर की ओर खींचना चाहता है। क्या ये फील आया सभी को ना? अच्छा, ये फील उन्हीं के लिए था जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी उनको तो ये बिल्कुल 100% फील है। तो वैसी ही बात यहां पर है कि इस रस्सी को अगर मैं ऐसा खींचना चाहूं तो ये मुझ पे तनाव बल अंदर की तरफ लगाएगा, तो हमेशा अंदर की तरफ लगता है ना। और यह रस्सी जो है वो हमने द्रव्यमानहीन और अतन्य रस्सी मानी है ना। मतलब कि कैसी होती है, यह इनएक्सटेंसिबल मानी है। तो ये वही वाली बात है यहां पर लिखी है आपके लिए कि हमारे लिए वस्तु पर तनाव बल संपर्क बिंदु से दूर अथवा बांधे हुए भाग से दूर लगता है। जैसे अगर मान के चलो यहां पे रस्सी से द्रव्यमान लटक रहा है, इस रस्सी से द्रव्यमान लटक रहा है, तो यहां पर यह बल कहां लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। किस ओर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। और रस्सी पूर्णतः अवितान्य माना जाता है रस्सी को। अवितान्य मतलब कि यह खिंचाएगी नहीं, रबर बैंड जैसी रस्सी नहीं है कि आपने उसे खींचा और उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, नहीं। रस्सी कभी भी खींचने वाली नहीं लेंगे हम, खींचने वाली रस्सी के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो रस्सी हमारी कैसी होगी? अवितान्य होगी हमेशा। चलिए, तो इस पर क्वेश्चन कैसे लगते हैं, है ना, और कैसी बातें होती है, याद रखना है हमें क्या हो रहा है, यह हमेशा पुल करता है, खींचता है तनाव बल। तो इस पे क्वेश्चन कैसे, जैसे एकदम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, है ना। ये वैसे देखो, अगर आपको अभी अविलंब प्रतिक्रिया बल अच्छे समझ में आया, रस्सी में तनाव 5 मिनट का खेल है फिर आपके लिए। कैसे? अगर मान के चलो ये एक द्रव्यमान है, यहां पे एक रस्सी है, और हमने बोला कि इस द्रव्यमान को रोक कर रखना है रस्सी द्वारा। रस्सी ने इस रस्सी से लटका हुआ है, जैसे पंखा लटका हुआ है रस्सी, ये रॉड से, या ये द्रव्यमान जो है वो एक रस्सी से लटक रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है रस्सी में कितना बल आया होगा? उसी ही क्या बोलते हैं हम? तनाव बोलते हैं। तो कितना आया होगा सर, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि अगर यहां पे द्रव्यमान m है, यहां पर द्रव्यमान m है, तो इसमें नीचे की तरफ mg होगा और ऊपर की तरफ तनाव होगा। नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर की तरफ तनाव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रस्सी से ऊपर खींचना चाहती है और ये धरती मां का प्यार इसे नीचे बुलाना चाहता है, तो ये रुक गया दोनों के बीच में। तो क्या मैं आसान शब्द में बोल सकता हूं कि तनाव बराबर mg हो जाएगा? आसान शब्द में बोल सकता हूं तनाव बराबर mg हो जाएगा। इसी प्रकार से m1, m2, m3 अगर 3 ब्लॉक लटका दे, 4 ब्लॉक लटका दे, 10 ब्लॉक लटका दे, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसी ही कहानी है कि अगर मान के चल मैंने बोला कि इस रस्सी ने किसको संभाल के रखा हुआ है सर? इस रस्सी ने m3 को संभाल के रखा हुआ है। इस रस्सी ने किसको उठा के, अगर ये देखो वैसी ही बात होगी कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक ब्लॉक को हमें ऊपर की ओर धक्का लगाकर रखना है, ऊपर की ओर धक्का लगाकर रखना है। इसका अपोजिट भी है कि अगर मान के चलो एक रस्सी से मैंने एक ब्लॉक को बांध दिया, अब मैं उसे उठा रहा हूं। अच्छा, 2 ब्लॉक बांध दिए फिर उठा रहा हूं, 3 ब्लॉक बांध दिए फिर उठा रहा हूं, तो क्या जितने ज्यादा ब्लॉक लगा दूंगा उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा मुझे उसे ऊपर उठाने के लिए? बिल्कुल सर, उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसे ऊपर उठाने के लिए। तो वैसी ही बात है यहां पर कि इस रस्सी ने केवल m3 को उठा के रखा हुआ है, तो तनाव m3g के बराबर होगा। इस रस्सी ने, बीच वाली रस्सी ने 2 को उठा के रखा हुआ है, तो m2 प्लस m3g के बराबर होगा। सबसे ऊपर वाली रस्सी ने तीनों को उठा के रखा हुआ है, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3g के बराबर होगा तनाव। क्लियर है कहानी? साथ ही साथ अब हम कुछ पुली वाले सवाल भी करते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो पुली वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है पुली को लेकर, देखिए। तो अब पुली क्या होता है? पुली ऐसे घिरनी कहते हैं हिंदी में। ये आपने देखा होगा कि कुएं, घिरनी देखी कभी तुम लोगों ने? घिरनी देखी है तुम लोगों ने? क्या तुम लोगों ने घिरनी देखी है? कुएं से जब पानी निकालते हैं तो वहां पर एक घिरनी लगाई जाती है, एक पुली लगाई जाती है, ठीक है। तो वह कुएं से पानी खींचने में काम आती है।
पायल राज बेटा, आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, आज तक आपने पिछली क्लासेस भी नहीं देखी है, बैकलॉग सीरीज की भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो बस आप तो लपेटे जाओ, कुएं से पानी खींचे जाओ, लेकिन कभी पानी निकलने वाला नहीं है। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपने पुराना कभी नहीं पढ़ा, आज तक आपने कुएं से पानी कभी निकाला नहीं। आप बाल्टी फेंक तो दोगे, ऊपर खींचोगे तो खाली बाल्टी आएगी, कभी उसमें पानी आने वाला नहीं है। बात की गहराई को समझ रहे हो? अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि सर मैंने क्लास ज्वाइन करी हुई है, मुझे थोड़ा कम समझ में आया, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ लिंक्ड होता है। आपने पूरी नहीं बैकलॉग की क्लास नहीं देखी होगी, आपने इससे पहले आज तक कभी फिजिक्स की क्लास ही नहीं देखी, तो कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं मैं, कोई झाड़ फूक वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। मेरे हाथ में कोई मोर के पंख वाली झाड़ू भी नहीं है, या मोर के पंख वाला, मोर क्या बोलते हैं उसे, मोर के पंख वाले देखा होगा ना, वो झाड़ फूक वाले बाबा आते हैं, उनके पास से मोर के पंख रहते बहुत सारे हाथ में। ठीक है सर, आशीर्वाद दे दूंगा मैं तुम्हें, अगर तुझे मेरा आशीर्वाद मिल जाता है तो तू नीट में सफल हो जाएगा, तुझे कभी किताब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर्चा कहते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ तो बेटा, आपने बैच अगर देर से ज्वाइन किया था तो आपने जितनी क्लासेस छोड़ी है ना, पहले उसे देखो, फिर लाइव अटेंड करना, ठीक है बेटा, तब जाकर चीज समझ में आएगी। चलो, ग्रेविटेशन का मान सदैव कांस्टेंट होता है क्या? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान mg के बराबर होता है, वो सदैव कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान पर तो निर्भर करेगा ही, m × g के बराबर होगा। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, त्रैमासी, छमासी, इन सब परीक्षाओं पे ध्यान दोगे तो कैसे कर पाओगे, है ना? अभी चिंता ना करो, आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो जाए तो 6 मासिक परीक्षा होगी, तब तक आधे से ऊपर कोर्स खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसकी चिंता आप ना कीजिए। कितने चैप्टर आ रहे त्रैमासिक परीक्षा में? आपने गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट तो ऐसा ही हमने दे दिया, कपड़े दिए थे, उन्हें कपड़े खरीदना थे हमारी सिस्टर को, तो हमने कपड़े दिला दिए। 5 चैप्टर आ रहे, तो कोई बात नहीं बेटा, स्कूल वाले तो वैसे भी 5 दिन में 5 चैप्टर खत्म कर देते हैं, आधा आधा पढ़ाकर। हम पूरा पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। त्रैमासिक परीक्षा में अभी जितना खुद से कर सकते हो उतना कर लो, बाकी उसके बाद में मैं पढ़ा दूंगा सब कुछ। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास, क्योंकि देखो यार, हमें त्रैमासिक परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नीट के लिए पढ़ना है ना? आप त्रैमासिक 6 मासिक परीक्षाओं के चक्कर में फंसोगे तो नीट नहीं कर पाओगे। मेरे स्कूल में फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ चलिए, बस यहां पे ध्यान देंगे। हमारे पास यहां पर एक घिरनी लगी हुई है, इस घिरनी में से एक रस्सी जो है घुमाकर नीचे जमीन पे बांधी गई है, इधर वाली रस्सी घुमाकर इस द्रव्यमान पर बांधी गई है, और एक रस्सी इस घिरनी को पकड़ कर रखी हुई है, एक रस्सी घिरनी में लगी हुई है। तो हमें पूछा गया है कि यहां पर तनाव बताइए, और इस घिरनी में भी, घिरनी और रस्सी के मध्य भी, या घिरनी को जोड़ी हुई रस्सी में भी तनाव बताइए। सभी का तनाव हमें ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं तनाव ज्ञात? देखिए, तो यहां पर तो सर इस रस्सी में यह द्रव्यमान m है और ये ऊपर तनाव लग रहा, तो T बराबर mg तो होगा ही होगा। T बराबर mg तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर इस रस्सी, ये जो नीले रंग, सॉरी ये जो ऑरेंज केसरिया रंग की रस्सी दिख रही है आपको, तो इस रस्सी ने इस द्रव्यमान को पकड़ के रखा हुआ है, तो तनाव बराबर mg तो होगा ही होगा। तनाव बराबर mg तो होगा ही होगा। अब यहां पर हमें पता करना है कि इस रस्सी में तनाव कितना होगा, इस रस्सी में तनाव कितना होगा। ठीक है, तो उस रस्सी का तनाव कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, तो यहां पर अगर हम घिरनी पर ध्यान दें तो देखो घिरनी में क्या हो रहा है, घिरनी को देखो ध्यान से। तो घिरनी के दोनों तरफ रस्सी, इधर भी रस्सी है उधर भी रस्सी है। ठीक है, तो घिरनी में दोनों तरफ से बल लग रहा होगा टीटी, तो ऊपर वाली रस्सी में 2T तनाव आएगा। ऊपर वाली रस्सी में कितना तनाव आएगा? 2T तनाव आएगा। आई बात समझ में? ऊपर वाली रस्सी में कितना तनाव आएगा? 2T तनाव आएगा। नीचे भी T लग रहा है, देखो ध्यान से, mg बराबर T है,
नीचे भी टी लग रहा है, नीचे भी टी लग रहा है, तो ऊपर जो तनाव आएगा वो 2t आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2t तनाव आ जाएगा। क्लियर है कहानी? तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए और भी कैसे सवाल हो सकते हैं, इसमें और भी उलझाया जा सकता है हमें। एक घिरनी, एक द्रव्यमान बना हुआ है, रस्सी है, फिर एक और रस्सी, फिर एक और रस्सी, और यह हर एक रस्सी एक घिरनी में से गुजर रही है। तो मैं हर एक रस्सी में तनाव बताना है, तो कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से, देखो बस ऐसा कि घिरनी के ऊपर वाली रस्सी में तनाव डबल हो जाएगा अगर घिरनी में दोनों रस्सियां नीचे की ओर हो तो। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो ये द्रव्यमान है, तो इसमें ऊपर वाली रस्सी में तनाव टी होगा, सफेद वाली में। अब इसमें टी होगा, इसमें भी टी होगा, तो इधर टी, तो ऊपर वाली में 2t होगा। अभी हमने देखा इधर टी उधर टी, तो ऊपर वाली में 2t होगा। इसी प्रकार से अब इस पूरी ऑरेंज वाली रस्सी में, नारंगी रस्सी में 2t तनाव है, तो ये हरे वाले में 4t हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 2t है, इधर भी 2t है, तो टोटल ऊपर की तरफ 4t हो जाएगा ना। ऐसा समझो यार कि एक मेरे पास एक वस्तु है, उसको दो लोग मिलकर बराबर बल से नीचे खींच रहे, तो मुझे ऊपर कितना बल लगाना पड़ेगा? इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन से नीचे खींचा जा रहा है, तो ऊपर की तरफ हमें सर 10 न्यूटन का बल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10 न्यूटन का बल देना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ वैसे ही 2t 4t लगेगा। अब इस पूरी रस्सी में इधर 4t, इधर 4t, तो इधर 8t तनाव लगेगा। ऊपर कितना तनाव लगेगा? 8t तनाव लगेगा। इस प्रकार से आप हर एक रस्सी का तनाव निकाल सकते हैं। क्या ये बात सभी को बहुत जोरों से चमकती है? मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या? कह खशा आ रहा है बेटा आपका कमेंट? क्लियर है मामला सभी को? एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे अगर इतनी बातें समझ में आती है तो। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे से सवाल है, ये मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, ये आप एक बार खुद से देख सकते हैं, है ना। बाकी हम अब कुछ और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन और है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे, है ना। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसलिए डिस्कस करेंगे हम। चलो आगे बढ़े। चलो अब ये एक और सवाल है, ये इंपॉर्टेंट प्रकार का सवाल है, इसमें इसी प्रकार का सवाल ये भी है। ठीक है, दोनों एक ही प्रकार के सवाल है, इन दोनों में हमें एक ही चीजें निकालनी है, कैलकुलेशन या सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। क्या है सवाल, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है सवाल, क्या है बात है? देखो, अगर हमारे को बोला गया है इस क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक रस्सी थी 2 मीटर लंबाई की। कितने मीटर लंबाई की? 2 मीटर लंबाई की रस्सी थी। ये ऐसी मान के चलो, हमने बोला कि एक रस्सी थी, ये ऐसी सीधी रस्सी थी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से या बीच वाले बिंदु से इसे इस तरफ खींचा गया। ठीक है, ऐसा खींच लिया हमने। देखो ऐसा समझते, ये एक रस्सी थी, इसके बीच वाले बिंदु से मैंने इसे खींचा, ऐसा खींचकर ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, किसी कोण पर आ गया। ठीक है, तो हमें बताना कि मैं कितने बल से इसे खींच रहा हूं। क्या सभी क्वेश्चन समझ में आया? यहां पे सीधी रस्सी थी, इससे मैंने 50 न्यूटन से इधर खींचा, तो अगर 50 न्यूटन से इस तरफ खींचा है तो हमें क्या क्या बताना है? हमें कोण बताना है, हमसे इन तनाव और बलों के बीच रिलेशन संबंध पूछ सकता है, और भी बाकी सारी बातें पूछी जा सकती है। तो एक एक कर हम देखते हैं क्या क्या करना होगा हमें। तो पहले तो ये समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। ये वाली जो रस्सी है, ये सब कुछ पूरा निकाय स्थिर है, तो ये वाली जो रस्सी है उसमें हमारे पास 60 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 60 न्यूटन का बल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सर नीचे mg लगेगा, ऊपर तनाव लगेगा, तो तनाव बराबर 60 न्यूटन होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये वाला जो बिंदु है P बिंदु, इस P बिंदु का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि इसी से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से तनाव पता है, कौन सा तनाव नहीं पता, कौन सा कोण पता है, कौन सा कोण नहीं पता, और निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या बल लग रहे हैं? देखो हरे रंग से जो बना है वो सारे बल लग रहे हैं। 50 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है, एक T2 तनाव नीचे की तरफ लग रहा है, और एक किसी कोण पे T1 तनाव, वो देखो वो T1 चला उस तरफ, थीटा कोण पे लग रहा है। तो अब यहां से सॉल्व करने के 2 तरीके हैं।
या तो आप घटक लो या आप थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग कर लो, है ना। घटक लेके कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर हमने T1 के घटक करे, एक T1 cos थीटा होगा, एक T1 sin थीटा होगा। T1 sin थीटा 50 के बराबर होगा, T1 cos थीटा 60 के बराबर होगा। देखो ये इधर की तरफ है, तो T1 cos थीटा ऊपर और नीचे आपस में बराबर होंगे, तो 60 के बराबर होगा। T1 sin थीटा 50 के बराबर होगा, T1 sin थीटा 50 के बराबर होगा। दोनों को डिवाइड किया मैंने, T1 से T1 कट गया, sin बाय cos tan होता है, 5/6 हमारे पास आंसर आ गया। तो गया tan इनवर्स 5/6 आंसर। कितना हो गया, tan इनवर्स 5/6 आंसर हो गया। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, देखिए दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं। देखो ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा डायग्राम बना हुआ है, फिर से एक बल इधर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, एक बल उस तरफ लग रहा है। तो मैं कैसा बोल सकता हूं कि अगर तीनों विरामावस्था में है तो तीनों के बल शून्य होने चाहिए। ये सवाल दूसरा है लेकिन सॉल्यूशन सेम ही होता है। तो तीनों के बल मिलाकर शून्य होने चाहिए, बिल्कुल सर, तीनों के बल मिलाकर शून्य होने चाहिए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं वही वाली बात इसमें भी कि सर ये बल और ये बल मिलके शून्य या परिमाणी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि मेरे को अगर tan थीटा लिखना है तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कोण के सामने, तो सर कोण के सामने ये 50 न्यूटन जो यहां है इसको उठाकर मैं यहां रख सकता हूं, मैंने सिखाया था सदिश को उठा पटक कर सकते हैं। तो यहां पर है ना, या ऐसा समझ सकते हैं, एक मिनट में इसको थोड़ा सा अलग से बनाकर बता ही देता हूं आपको, एक मिनट में फिर से इसको बना के बता देता हूं आपको, फिर से समझा देता हूं मैं पूरा आपको। देखिए तो यहां पर हमें पता चला कि एक बल जो था सर वो इस तरफ लग रहा था, एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है। यहां से ये कोण थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ऊर्ध्वाधर से ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये वाला कोण थीटा है। और इस थीटा कोण का मान निकालना है। तो ये वाला बल जो था वो 50 न्यूटन था, ये वाला बल जो था वो 60 न्यूटन था। ठीक है, अच्छा सर, तो अब हम यहां पर tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा जो लिख सकते हैं वह क्या होगा, लंब। अच्छा, तो ये वाला एक त्रिभुज सा बन रहा है, देखो तो tan थीटा के सामने वाली भुजा ये रही, मतलब इसको उठा के मैं इधर लग सकता हूं, बात बराबर ही है, ये लंबाई सेम ही होगी, तो ये 50 होगी और ये वाली 60 है। तो tan थीटा में बिना घटक वटक किए, बिना मेहनत किए 5/6 या 50/60 लिख सकता है, तो 5/6 हो जाएगा, tan थीटा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, या आप इससे भी सॉल्व कर सकते। कितनों को ये मेथड भी चमका, कितनों को ये मेथड चमका कि हाँ सर हम ऐसा कर सकते थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये त्रिभुज सा बनाया हमने, लंब बटे आधार। क्लियर है मामला, आ गई कहानी समझ में सभी को? चलो आगे बढ़े। मेंटी क्वेश्चन पूरी हो गई है सर, कहां पर मेंटी क्वेश्चन पूरी हो गई बेटा? चलो ओके, तो ये सारी बातें लेक्चर नंबर 5 को लेकर थी। लेक्चर नंबर 6 में हमने इस प्रकार के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जो मैं आपको एक बार बता देता हूं। लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, चलिए तो लेक्चर नंबर 6 में और क्या प्रैक्टिस किया गया था, है ना। लेक्चर नंबर 6 में रस्सी में तनाव पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी, वो अब हमें डिस्कस करनी है। जैसे हमने ब्लॉक के आगे ब्लॉक रख के धक्का लगाया था, वैसे हम ब्लॉक के आगे ब्लॉक रखकर उसे रस्सी से खींचेंगे, रस्सी से खींचेंगे। तो रस्सी से खींचेंगे तो अब हमारे पास त्वरण क्या होगा निकाय का, ये पता करना है। ठीक है, त्वरण क्या होगा निकाय का, ये पता करना है। मंजीत क्या बोल रहा है, ये मूर्ख आदमी, सर आप जो क्लास में पढ़ाते हो उससे डिफरेंट क्वेश्चन क्यों होते हैं होमवर्क में? बेटा जो मैं क्लास में पढ़ता हूं उसी के कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं होमवर्क में, है ना। अगर मैं तुझे वही क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर तो तेरा कुछ भला नहीं हो पाएगा जिंदगी में, है ना। ये बायो सब्जेक्ट नहीं है, घंघोर बायोलॉजी के छात्र, दुनिया में यही नहीं चलता है कि जो तुझे बताया वही पूछ लूंगा मैं,
ना। और अगर जो तुझे बताकर वही मैं होमवर्क में पूछ रहा हूं, वही टेस्ट में पूछ रहा हूं, तो तेरा कभी नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता, याद ध्यान रखना। अगर कहीं पर तूने ऐसा पढ़ लिया कि देखो जिस टीचर ने पढ़ा वही क्वेश्चन होमवर्क में, वही क्वेश्चन टेस्ट में आ गए, तो फिर तेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मत पढ़ो वहां से, पढ़ाई बंद कर दे, बंद कर दे पढ़ाई। क्यों? क्योंकि वहां से कभी नहीं पढ़ पाएगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा तेरा। क्योंकि अगर तुमने जो क्लास में पढ़ा उससे अलग या उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होमवर्क में होंगे, जो आपको खुद का दिमाग लड़ाकर करना होगा, और उसी से बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट में होंगे जो आपको दिमाग लड़ाकर करना होगा। आएगा वही सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन दिमाग खुद का लड़ाना होगा, तभी तो डॉक्टर कहलाएगा। वरना तुम में और कंपाउंडर में अंतर ही क्या रह जाएगा। चलो देखो, रस्सी में तनाव क्या होता है, रस्सी में तनाव क्या होगा और उस पर त्वरण क्या होगा। ठीक है, हाँ मंजित बेटा, आप सिर्फ हमसे पढ़ते हो, हमें पता है, लेकिन हम तो आपको ओवरऑल ज्ञान की बात बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ में, तो आप गलत पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है फिर। ठीक है, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल 2-4 बच्चों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं रैंक देने के लिए, मैं सिलेक्शन कराने के लिए पढ़ाता हूं ना। जो बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, उसका 100% सिलेक्शन होगा, उसकी रैंक आएगी, उसके लिए पढ़ाया जा रहा है। यहां पर खुश रखने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन होमवर्क में हो जाए, वही क्वेश्चन टेस्ट में हो जाए, ताकि तुम क्वेश्चन याद कर लो। नहीं, उससे काम कभी नहीं चलने वाला। चलिए, तो रस्सी में तनाव हमें निकालना है। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हमारे पास एक ब्लॉक है M1, एक ब्लॉक है M2, आगे की तरफ बल लग रहा है F, और इस रस्सी में तनाव निकालना है। तो जो हमने पढ़ा, जो अभी हमने किया, उससे हमें क्या रिजल्ट मिला, जो हमने FBD वगैरह सीखा था और एक हमने SP स्टार जो सीखा था, उसी का उपयोग करेंगे हम, और उसी से रस्सी में तनाव वगैरह बताएंगे। क्या सीखा था हमने सीखा था कि इस पूरे निकाय पर बाह्य बल जो होगा, कुल बल, वो कुल बल बटे में कुल द्रव्यमान होगा त्वरण के बराबर। तो त्वरण, अगर मैं इस पूरे निकाय का त्वरण देखूं, यह है M1, यह है M2, इस पूरे निकाय का त्वरण देखना है मुझे, तो कितना आएगा यह त्वरण होगा कुल बल, बाह्य बल लग रहा है F बटे में कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2, कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2 त्वरण के बराबर होएगा ही होएगा। ठीक है मामला, ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या मैंने त्वरण निकाल लिया? बिल्कुल, हमने SP स्टार से त्वरण निकाल लिया। यहां पे बाह्य बल लग रहा है F और कुल द्रव्यमान है M1 प्लस M2, तो ये हमारा त्वरण निकल गया। दूसरी बात, यहां पर रस्सी में तनाव क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे रस्सी में तनाव? देखिए, तो यहां पर ये M1 ब्लॉक है, क्या देखो, मेरा बल किसको खींच रहा है? सर, मेरा बल M1 और M2 दोनों को खींच रहा है। यहां पर इस रस्सी में, अरे क्या हुआ ये? हाँ, मेरा बल किसे खींच रहा है? मेरा बल M1 और M2 दोनों को खींच रहा है। साथ ही साथ यहां पर इस रस्सी में जो तनाव है किसे खींच रहा है? सर, रस्सी का तनाव M1 को खींच रहा है, तो क्योंकि आगे किसे बढ़ा रहा है? सर, ये M1 को आगे बढ़ा रहा है, तो यहां पे तनाव का मान होगा M1 इंटू त्वरण, त्वरण की वैल्यू उठा के रख दी यहां पर। इसी प्रकार से हो सकता है मेरे पास बल किसी कोण पर लग रहा हो, घबराना नहीं है मुझे, बल का वह घटक जो क्षैतिज में लग रहा है F cos थीटा बटे में M1 प्लस M2 त्वरण बन जाएगा। मेरे पास एक से ज्यादा ब्लॉक हो, दोनों तरफ बल लग रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे मान के चलिए एक AIPMT का सवाल करते हैं हम, इसमें 3 ब्लॉक थे, तो इसमें 3 ब्लॉक थे, तो इसमें तनाव बताना था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले ये 10 किलो, ये 20 किलो, ये 30 किलो, 60 न्यूटन का बल लग रहा है, हमें इनके बीच में तनाव बताना था इन रस्सियों में। तो क्या होगा? सर, मैं 60 न्यूटन के बल से खींच रहा हूं, 60 किलो टोटल द्रव्यमान है, 10 किलो प्लस 20 किलो प्लस 30 किलो, तो ये होगा 60 बटे में 60, क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा। कितना होगा त्वरण? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण होएगा। क्लियर है मामला? अब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो त्वरण आ गया मेरा, ओके सर। तो अब तनाव कैसे निकालूंगा? तो तनाव सर, अगर मैं M1 तनाव या T1 वाला तनाव निकाल रहा हूं, तो ये किसे खींच रहा है? सर, ये इस ब्लॉक को खींच रहा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 या 10 न्यूटन, 10 इंटू 1 या 10 न्यूटन। अच्छा, अगर मैं यहां का तनाव निकालूंगा तो ये किसे खींच रहा है? सर,
खींचना मतलब अगर ये खींचेगा तो ये दोनों आगे चलेंगे, दोनों पीछे वाले जितने हैं सब आगे चलेंगे। तो यहां पर सर ये इसे 20 किलो वाले को भी खींच रहा है, 10 किलो वाले को भी खींच रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं हम यहां से, हम बोल सकते हैं कि T2 जो होगा वो M1 प्लस M2 इंटू तनाव त्वरण के बराबर होगा। कितनों को T2 चमका कि सर T2 जो है वो 2 लोगों को खींच रहा है, T2 जो है 2 लोगों को खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है और इसको भी खींच रहा है। तो यहां पर टोटल जो खिंचाव होगा, टोटल जो खिंचाव होगा वो होगा 10 प्लस 20 किलो पर खिंचाव होगा। क्या क्लियर है मामला सभी को? क्या क्लियर है मामला सभी को? क्या इतनी बातें चमकती है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट से सवालों की तरफ। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार से एक और बात होती है जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान युक्त रस्सी। 2 कंसेप्ट और बचे हमारे इसमें, एक द्रव्यमान युक्त रस्सी होता है और एक घिरनी निकाय होता है। ठीक है, दोनों को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक जितना बताया किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा एक बार। कोई भी डाउट यहां तक? कहकशा बेटा क्या डाउट है आपको? पायल पटेल एफ बाय साइन, बेटा एफ बाय साइन थीटा तो मैंने वो बताया नहीं कभी भी, एफ साइन थीटा बताया था, इनटू में था वो तो घटक लिया था। किसी को और कोई डाउट यहां तक? $65 कहां से आया? 65 कहां है? 65 तो कहीं लिखा ही नहीं है बेटा इस पूरे क्वेश्चन में। 60 है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60 न्यूटन। क्लास में क्वेश्चन करा दो। हाँ, ये क्वेश्चन ही तो चल रहा है बेटा, क्लास ही तो चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब द्रव्यमान युक्त रस्सी में क्या होता है ना। अब हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास एक ऐसी रस्सी आ सकती है जिसके पास द्रव्यमान हो, है ना, या ऐसा हो सकता है कि आपने देखा हो चेन आती है, जैसे साइकिल की, साइकिल में बांधने वाली चेन आती है, या सामान बांधने वाली चेन लोग इस्तेमाल करते हैं, कड़ी होती है उस चेन में, है ना। तो वो जो चेन होती है उसमें खुद का द्रव्यमान होता है, रॉड है ना, एक रॉड है उसमें खुद का द्रव्यमान है। या मेरे पास एक रस्सी है जो थोड़ी भारी रस्सी है, ठीक है, तो उसका खुद का द्रव्यमान है। तो उस कंडीशन में हम तनाव कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान के चलो मेरे पास खुद के द्रव्यमान m है रस्सी का और लंबाई l है, और इसमें एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा कहीं नहीं कि यहां से रस्सी मोटी ज्यादा है, यहां से कहीं कम पतली है। ये एक समान रूप से पूरी रस्सी में द्रव्यमान है, जो यूजुअली हम रस्सी देखते हैं, है ना, यूजुअली रस्सी देखते हैं। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक रस्सी है, ये एक तार है, थोड़ा भारी है, देखो खुद के वजन के कारण झूल गया ना, तो ये थोड़ा भारी है। तो इसमें एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो यह क्या होगा? यह एक समान रूप से द्रव्यमान वितरण वाली कहानी होगी, और यही हमें 99% जगहों पे पढ़ना है। क्या सर जरूरी हमेशा एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित हो? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान के चलो आपने कभी क्रिकेट का बैट देखा हो, क्रिकेट का बैट देखा है, या बेसबॉल का बल्ला, या हॉकी का बल्ला, या हॉकी स्टिक जो होती है, उनमें द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित नहीं होता, है ना। बैट कैसा होता है? आगे मतलब जैसे अगर मान के चलो ये ऐसा बैट है, ऐसा शॉट खेला जा रहा है, तो यहां पर रॉड होती है उसकी, और यहां से पतला होता है, नीचे से मोटा होता है, ठीक है। तो उसमें एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित नहीं है। हम उनकी बातें नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित हो। क्लियर है कहानी? तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट। कल का होमवर्क नहीं आया बेटा, कल का होमवर्क आया होगा होमवर्क नहीं आया तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, शायद नहीं आया होगा होमवर्क, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, होमवर्क नहीं आया होगा, ठीक है, मैं चेक करवा के डलवा दूंगा अभी, क्या मैं खुद ही डाल दूंगा अभी। होमवर्क आया है कल का, ठीक है, आया है, ओके वेरी गुड।
वैसे जहां तक लग रहा है मुझे नहीं आना चाहिए था होमवर्क। फोर्टीन क्वेश्चन आए हैं। एक बार रुको, मुझे याद कर लेने दो, कल का होमवर्क आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। थोड़े से चांसेस हैं होमवर्क आने के। 14 क्वेश्चन आए थे। आया है, चलो ठीक है, वेरी गुड। आया है भाई, आया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 बच्चों को आया होगा तो सभी को आया होगा होमवर्क। आया है, कल का होमवर्क आया है। नहीं आया होता तो हमें भी मैसेज आता था कि सर होमवर्क नहीं पहुंचा बच्चों तक अभी तक। चलो फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हो सकता है बैच 2 में ना गया हो। अच्छा, और कामेश सर से भी एक बार, काफी सारे बच्चे पूछे, एक बार कामेश सर से भी मैं कंफर्म कर देता हूं कि कामेश सर क्लास लेंगे या नहीं लेंगे। कंप्यूटर जी कामेश सर को कनेक्ट किया जाए। आया है, एलेट का नहीं आया, ठीक है, मैं एक बार चेक करवा दूं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब द्रव्यमान युक्त रस्सी में क्या होगा उस पे कर लेते हैं चर्चा। चलिए, कामेश सर से कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हम पता करके बताएंगे आपको। चलो, तो अगर मेरे पास द्रव्यमान युक्त रस्सी है, तो मेरे पास एक ऐसी रस्सी जिसका खुद का द्रव्यमान है, तो इसमें एकदम आसान सी कहानी होती है कि आपको बेसिकली पता क्या करना है, आपको यह पता करना होता है कि नीचे वाली जो रस्सी है उसमें जिस भी बिंदु पे हमें तनाव निकालना, तो उसके नीचे कितना द्रव्यमान लटक रहा है, तो जैसे मान के चलो यहां पर अगर ये ए बिंदु है, तो इस ए बिंदु के नीचे कितना द्रव्यमान है ये पता करना है हमें, ठीक है। तो मान के चलो हमने बोला इसकी लंबाई y है, तो हमने बोला कि m द्रव्यमान है, l लंबाई है, तो रेखीय घनत्व क्या होगा, मतलब कि इकाई लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा, इसे हमने लैम्डा बोला। क्या बोला? लैम्डा। इकाई लंबाई में द्रव्यमान, लैम्डा बोल दिया ऐसे हमने। तो लैम्डा क्या होता है सर? लैम्डा होता है कि हर इकाई, जैसे मान के चलो मुझे पता करना है कि भैया एक डब्बा है, उसमें 100 चॉकलेट है और ये डब्बा जो है वह 200 रुपए का है, लेकिन मुझे तो 10 ही चॉकलेट खरीदनी, तो कितनी की आएगी, कैसे पता करूंगा मैं? तो पहले क्या करेंगे सर, 100 चॉकलेट का डब्बा है, 200 रुपए का है, मतलब एक चॉकलेट 2 रुपए की है, तो 10 चॉकलेट खरीदनी है, तो कितनी की आएगी? 10 चॉकलेट जो है वो कितने की होगी? 10 चॉकलेट हो जाएगी सर 2 × 10 मतलब 20 रुपए की हो जाएगी। ₹20 की हो जाएगी। अनुराग मिश्रा, देखिए हेडिंग लिखी, तुझे पढ़ते आता है, क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान युक्त रस्सी का द्रव्यमान, लंबाई, है ना। और मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं इतनी ही हेडिंग डालूंगा, और तू पढ़ा लिखा आदमी है, 10वीं पास हो चुका है, तो 10वीं के पहले क्या हर एक चीज तेरे को बोर्ड पे लिखकर बताई जाती है? और ऐसी कौन सी स्कूल से पढ़ा जिसमें नोट्स बनाना नहीं सिखाया कभी भी? और अगर नहीं सिखाया नोट्स बनाना, तो जो मैं बोलता हूं इतना होना चाहिए इंसान के अंदर कि अगर कल को चल के उसे डॉक्टर बनना है, तो सामने वाला इंसान अगर पढ़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो खुद से कॉपी में लिखते चले। अब हर एक चीज में तो कोई कक्षा 5वीं का बच्चा थोड़ी ना है जो बताऊंगा अच्छा अब ये लिख ले, ये वाली लाइन लिख ली, चलो ये वाली लाइन लिख ली, आगे बढ़ते हैं, ये वाली लाइन लिखो। ऐसा कौन पढ़ाएगा? 4 साल में कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा ऐसे तरह। तो अगर तुम्हें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो खुद से लिख लिया करो कॉपी में, ये तो कोई बोलने वाली बात थोड़ी ना है। चलो देखो, तो अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसमें अगर हमारे पास ये y लंबाई का द्रव्यमान है, तो y लंबाई में कितना द्रव्यमान होगा, कैसे पता चलेगा? तो वही वाली बात होगी कि सर 20 रुपए की 10 चॉकलेट, मतलब कि एक चॉकलेट कितने रुपए की है इनटू टोटल कितनी चॉकलेट लेनी है। तो वैसे ही बात हो गई यहां पर कि m द्रव्यमान है, लैम्डा इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, इनटू y, लैम्डा इंटू y, ठीक है। तो लैम्डा इंटू y द्रव्यमान हो जाएगा, लैम्डा y द्रव्यमान हो जाएगा। अच्छा,
तो अब इसमें तनाव कितना होगा, तनाव होगा mg के बराबर, क्योंकि नीचे जो द्रव्यमान लटक रहा है, नीचे जो द्रव्यमान लटक रहा है तो उसी के बराबर तनाव होगा। तो ये हो जाएगा mg, m कितना लैम्डा इंटू वाई इंटू जी, तो यह तनाव निकाल सकते हैं हम। अच्छा सर ये तो थोड़ा सा अजीब सा फार्मूला बना, क्या इसका और भी दूसरा तरीका है सोचने का? बिल्कुल तरीका है सोचने का। ये ग्राफ क्या बना हुआ है, ये तनाव जो है वाई के साथ समानुपाती रूप से बढ़ता जाएगा। जैसे 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 आप ऊपर जाओगे तो नीचे वाला द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, मतलब कि तनाव बढ़ता जाएगा। क्या इसे और डायरेक्ट भी सोच सकते हैं? क्या इसे हम और डायरेक्ट भी सोच सकते हैं? बिल्कुल और डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? देखो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि यार यहां पर हमें y बराबर L/3 पर तनाव बताओ, नीचे से y बराबर L/3 पर तनाव बताओ, तो इसमें हम बिना मेहनत के सीधी बात बोल सकते हैं कि सर अगर L/3 लंबाई है मतलब द्रव्यमान M/3 होगा। तो आप चाहो तो पूरा यहां पर y की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, या मैं सीधे बोल सकता हूं कि L/3 में द्रव्यमान M/3 होगा, L/3 में द्रव्यमान M/3 होगा। तो M/3 इंटू जी तनाव आ गया। कितना आ गया? M/3 इंटू जी तनाव आ गया। क्लियर है कहानी? क्या सभी को यह बात चमकती है? हाँ अनुराग बेटा, मैं भी बैकलॉग सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी नॉर्मल लेक्चर की ही बात कर रहा हूं, है ना। तो नॉर्मल लेक्चर जब अटेंड करते हो तो बताया जाता ना कि क्या पढ़ रहे हम। मैं ऐसा थोड़ी ना आता हूं कि आगे ये चल ये वाला सवाल करते हैं आज हम, है ना। पूरी बातें बताई जाती है आपको बेसिक से, तो वो सब कुछ ध्यान में रखा करो। अब ये बोला द्रव्यमान युक्त रस्सी, तो द्रव्यमान युक्त रस्सी में इसमें और क्या लिखवाऊं मैं? कक्षा 5वीं जैसा लिखवाऊं, द्रव्यमान युक्त रस्सी। माना हमने एक रस्सी ली है जिसका द्रव्यमान m है और उसी रस्सी की लंबाई l है ना। और ऐसे ऐसे थोड़ा ना बताया जाएगा आपको, द्रव्यमान युक्त रस्सी, द्रव्यमान m, लंबाई l। आगे बढ़ो, कहानी समझो। चलिए बेसिक मैथ्स बेटा आप एक बार और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपके 550 नंबर आ रहे, और मेहनत करो, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे। एकदम से एक टेस्ट में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पिछले टेस्ट में 500 आते, इस टेस्ट में 650 आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा पूरा पढ़ना होगा और ये सतत रूप से करते जाओगे तब जाके चीजें बनेगी। क्या हो गया अब इस बच्ची को? और ये कुछ बच्चे तो केवल समय बर्बाद करने आते हैं, मुझे लगता है। यहां पर लाइव क्लास में तो पढ़ा नहीं, बैकलॉग सीरीज में जो बच्चे पढ़ना है उनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं अभी बार बार कमेंट कर करके। अगर आपने क्लास 11th नहीं पढ़ी कक्षा बिटिया तो मैंने तो पढ़ा दी है। अब इसमें हमारी गलती है या आपकी गलती है कि हम पढ़ा रहे आप पढ़ नहीं रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि हमने पढ़ा ही नहीं है? तो आपके घर आकर बिठाकर थोड़े ना पढ़ा कर जाएंगे। जब ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही है तो क्लास 11 स्टार्टिंग से पढ़ाई गई है। आप पहला लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप पहला लेक्चर देखिए, मूलभूत गणित देखिए, उसके बाद में सरल रेखा में गति, मात्रक और मापन, एक एक करके देखिए सब कुछ। देखो अब इसी में और अच्छे सवाल कैसे बन सकते हैं। हमें बोला कि यहां पर एक रस्सी है 4 किलो की है, 8 किलो की रस्सी 4 मीटर लंबाई की, और यहां पर 3 किलो का एक ब्लॉक इसके नीचे भी लटक रहा है। तो अब हमसे पूछा है कि रस्सी से 1 मीटर दूरी पर तनाव क्या होगा, है ना। रस्सी से 1 मीटर दूरी पर, मतलब कि यहां से 1 मीटर दूरी पर ऊपरी सिरे से 1 मीटर दूरी पर तनाव, मतलब यहां पर 1 मीटर दूरी पर तनाव क्या होगा। तो देखो एकदम आसान सी बात है, हमें क्या करना होगा, हमें टोटल द्रव्यमान निकालना है। इस बिंदु के नीचे कितना कितना लटक रहा है, इस बिंदु के नीचे, ए बिंदु के नीचे टोटल कितना द्रव्यमान लटक रहा है, उसी के हिसाब से हमें द्रव्यमान पता चलेगा और उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तनाव आ जाएगा। तो इसके नीचे टोटल द्रव्यमान कितना है सर? एक तो 3 किलो द्रव्यमान पिंड लटक रहा है, इसके नीचे 3 मीटर लंबी रस्सी है। अब हमें क्वेश्चन में बोला कि 4 मीटर का 8 किलो द्रव्यमान है, तो 1 मीटर का द्रव्यमान 2 किलो हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं ये बात? 8/4 तो 2 किलो हो गया। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 3 मीटर लंबाई रस्सी का 6 किलो द्रव्यमान होगा। कितनों को ये बात चमकी? 6 किलो द्रव्यमान होगा। कितना होगा? 6 किलो द्रव्यमान होगा। 8 किलो टोटल का था, 4 मीटर का 8 किलो था, तो 3 मीटर का कितना होगा? 3 मीटर का
6 किलो द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई लंबाई में द्रव्यमान 2 किलो है, 3 मीटर लेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मीटर रॉड का द्रव्यमान हो गया, 3 किलो लटका हुआ है, तो 3 + 6 इंटू जी, या टोटल हो जाएगा 9G या 90 न्यूटन का तनाव। क्या द्रव्यमान युक्त रस्सी में सभी बच्चे तनाव बता पा रहे हैं? अब क्या द्रव्यमान युक्त रस्सी में सभी बच्चे तनाव बता पा रहे हैं? नीतीश कुमार, अगर इवनिंग में केमिस्ट्री क्लास होगी तो आपको मिल जाएगी, आपको उसमें ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो हमारा टेंशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, घिरनी निकाय पर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, घिरनी निकाय को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है ना, फटाफट यहां पर देखेंगे जल्दी से। अब हमारा थोड़ा सा समय कम बच रहा है, घिरनी निकाय में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें देखनी होती है। तो घिरनी निकाय पर हमारे पास 2 प्रकार के प्रमुख सवाल होते हैं। कैसे सवाल होते हैं? एक में घिरनी लगी हुई होती है, एक द्रव्यमान रखा होता है, एक लटका होता है। दूसरे प्रकार का जो सवाल होता है उसमें घिरनी होती है और दोनों ही द्रव्यमान लटक रहे हैं। इसके अलावा और भी सवाल हो सकते हैं जिसमें एक द्रव्यमान जो है वो समतल पे ना रखकर नत तल पर रख देंगे, है ना, इंक्लाइंड प्लेन पर रख देंगे, और फिर बोलेंगे कि त्वरण बताइए। तो इन सबको करने का तरीका वही एसपी स्टार कि परिमाणी बल बटे में कुल द्रव्यमान। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे यहां पर देखो, ये तरीका जो है वो एफबीडी से, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाकर किया गया है। एक बार मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी समझा देता हूं। अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो M1 पर कितने बल लग रहे हैं? सर M1 पे एक तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ एक M1G लग रहा है, और ये जा भी कहां रहा है? नीचे की तरफ। तो M1G माइनस तनाव बराबर होना चाहिए M1 इंटू ए के। पहला इक्वेशन बनी हमारी M1 से। इसी प्रकार से ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक पर mg तो नीचे लगेगा, mg तो नीचे लगेगा, लेकिन एक जमीन भी उसे अभिकलन प्रतिक्रिया बल देने के लिए, तो ये दोनों आपस में बराबर कर जाएंगे, और इस दिशा में तो गति नहीं कर रहा। सर ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे कौन बढ़ा रहा है इसे? सर इसे आगे रस्सी खींच रही है भैया। तो रस्सी का तनाव जो होगा वो T तनाव होगा, या T बराबर हो जाएगा M2A के बराबर। क्या हो जाएगा? T बराबर हो जाएगा M2A के बराबर। तो T बराबर हो गया M2A के, T की वैल्यू उठाकर रखेंगे यहां से, तो ये T की वैल्यू उठाकर यहां पर रखी, तो हमने बोला M1G माइनस M2A बराबर होगा M1A के, ये यहां पर उठाकर रखो। तो M1G माइनस M2A बराबर होगा M1A के, M2 उधर की तरफ से जाएगा, तो इसमें से M1 को कॉमन ले लिया हमने, M1 M2 को कॉमन ले लिया, A बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा M1G अपन में M1 प्लस M2 त्वरण के बराबर आएगा। ठीक है, या मैं चाहूं तो इसको और आसान तरीके से भी कर सकता था। कैसे कर सकता था इससे आसान तरीके से? देखो क्या था इसका एसपी स्टार, इस पूरे निकाय पर कौन कौन से बाह्य बल लग रहे? सर बाह्य से मैं कोई बल नहीं लगा रहा हूं, एक बल लग रहा है इधर M1G, इधर लग रहा है M2G। क्या M2G से चलाने में मदद कर रहा है? नहीं सर, M2G नहीं मदद कर रहा। क्यों? कि M2G लग रहा है इधर, ये बढ़ रहा है इधर, तो M2G का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अच्छा, तो कौन सा बल बचा जो इसे चला रहा है? सर M1G नीचे की तरफ लग रहा है, जो इस पूरे निकाय को चलाएगा। M1G नीचे की तरफ लग रहा है जो इस पूरे निकाय को चलाएगा। तो इस पूरे निकाय पर नीचे की तरफ M1G लग रहा है जो इस निकाय को चलाएगा, तो यहां पर हो जाएगा M1G चला रहा है इसे, बटे में M1 प्लस M2, कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए त्वरण के। बराबर किसके होना चाहिए? त्वरण के। तो M1G अपन में M1 प्लस M2 त्वरण के बराबर होगा। डायरेक्ट बिना एफबीटी के भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हमें तनाव भी निकालना है कि इस रस्सी में तनाव क्या होगा। तो इस रस्सी में तनाव कैसे निकालेंगे? सर ये तनाव M2 को चला रहा है, तो ये तनाव होना चाहिए M2 इंटू द्रव्यमान, क्योंकि ये तनाव M2 को चला रहा है, तो होगा M2 का द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होगा? M2 का द्रव्यमान इंटू त्वरण, M2 इंटू ए। तो यहां पर ए की वैल्यू आ गई, उठाकर रखोगे तो M2 इंटू M1G अपन में M1 प्लस M2। यह तनाव होगा इस रस्सी में। ठीक है, इसी प्रकार का एक और सवाल जो हमें पूछा जाता है उसमें क्या बोला जाता है? उसमें अब हमारे पास 2 ब्लॉक है और ये दोनों ब्लॉक हवा में लटक रहे हैं। ये दोनों ब्लॉक हवा में लटक रहे हैं। अच्छा सर जी, अगर ये दोनों ब्लॉक हवा में लटक रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा? तो इसमें फिर से पूरा एफबीडी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो।
फ्री बॉडी डायग्राम से या पूरे प्रोसेस से कैसे होगा? M2G हमको बोला M2 बड़ा है M1 से, मतलब ये निकाय चलेगा तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, ऐसा ही चलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, है ना, एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा ये। तो यहां पर इसका त्वरण नीचे, इसका त्वरण ऊपर होगा। अच्छा सर, तो M2 पर नीचे की तरफ M2G लग रहा है, ऊपर की तरफ तनाव T लग रहा है, तो यहां होगा M2G बड़ा है तो M2 माइनस T बराबर होगा M2A के, या द्रव्यमान इंटू त्वरण के। इसी प्रकार से M1 के लिए क्या हो जाएगा? M1 के लिए ऊपर तनाव लग रहा है, नीचे M1G लग रहा है, तो तनाव माइनस M1G बराबर होगा M1 इंटू A के। दो इक्वेशन बन गई फिर से, दो इक्वेशन बन गई, इनका सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें इन दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया। M2G माइनस T बराबर होगा M2A के, T माइनस M1G बराबर होगा M1A के, T से T कट गया, यहां से हो गया M2G माइनस M1G बराबर होगा M2A प्लस M1A के। तो यहां से त्वरण की वैल्यू होगी M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। क्या इसको सीधे SP स्टार से किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। कैसे? देखो, इस पूरे निकाय पर कितने बाह्य बल लग रहे, इस पूरे निकाय पर कितने बाह्य बल लग रहे? देखो भैया, कितने बाह्य बल लग रहे? सर यहां पर एक घिरनी है मेरे पास, इधर नीचे एक द्रव्यमान है मेरे पास M2, इधर एक द्रव्यमान है मेरे पास M1, बहुत ही बढ़िया, और इसमें इसे ऐसा लटकाया गया है। अच्छा, त्वरण होगा कहां होगा? सर M2 ज्यादा है तो त्वरण होगा A नीचे की तरफ, A ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। अच्छा, तो क्या SP स्टार से हम इस सवाल को एक लाइन में सेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहां पर लग रहा है M1G नीचे की तरफ और यहां पर लग रहा है M2G नीचे की तरफ। क्या दोनों बाह्य बल त्वरण की दिशा में है? हाँ सर, त्वरण के साथ है, त्वरण के विपरीत है। या M2 बड़ा क्यों है? मैंने बोला M2 बड़ा इसलिए है, किसी एक को तो बड़ा मानना पड़ेगा, ये कैसी मूर्खता भरा सवाल है। M2 बड़ा क्यों है? तुम M1 बड़ा ले लो। देखो, तो यहां पर M2G त्वरण की दिशा में है और M1G त्वरण की विपरीत दिशा में है, M1G त्वरण की विपरीत दिशा में। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो त्वरण आएगा उसमें M2G बड़ा है, M1G छोटा है। माइनस क्यों किया? क्योंकि M2G त्वरण करवा रहा है, M1G त्वरण रोक रहा है। क्यों? क्योंकि M1G त्वरण की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो नेट बल दो बल लग रहे, एक त्वरण की दिशा में, एक त्वरण की विपरीत दिशा में। तो एक त्वरण करवाएगा, एक त्वरण रुकवाएगा। तो नेट बल बटे में M1 प्लस M2। कितनों को ये SP स्टार चमक गया, ये फॉर्मूला चमक गया बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? जल्दी से एक बार कमेंट्स में आग लगा दो, कितनों को ये बात चमकी बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? कितने लोग ये कर सकते हैं? मैं एक बार हट जाता हूं, देख लो अच्छे से। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये क्लियर है सभी को? अच्छा, क्या इसमें तनाव भी बता सकते हैं? बिल्कुल सर, तनाव भी बता सकते हैं। तनाव क्या होगा? किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, M2 को पकड़ लेते हैं, तो सर M2 पे नीचे की तरफ M2G लग रहा है, ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है और नीचे ही इसका त्वरण है। तो मुझे लिखना चाहिए M2G माइनस तनाव बराबर होगा M2 इंटू त्वरण के। त्वरण की वैल्यू आ गई है, उठा के रखो, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये हो जाएगा M2G माइनस M2A बराबर होगा त्वरण के। सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसमें से M2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा G माइनस ए की वैल्यू उठा के रखो, G भी कॉमन आ जाएगा वैसे तो, और पूरा सॉल्व करो। आंसर क्या आएगा ये बता देता हूं मैं, ये आएगा 2M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G के। याद भी कर लो तो कोई दुख वाली बात नहीं है। ठीक है कि नीट 2020 में 21 में सीधा सीधा सवाल आया है इस फॉर्मूले पे बेस्ड। क्लियर है कहानी? आया सभी को समझ में? चलिए एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। ये पूरी जो कहानी थी, ये आपकी कहानी थी लेक्चर नंबर 6 की, लेक्चर नंबर 6 की। इसके बाद में 2 लेक्चर और रहते, 7 और 8। एक में स्प्रिंग बल पढ़ाया था मैंने और एक में छदम बल पढ़ाया था।
तो छदम बल तो आपको क्लास देखना पड़ेगी, क्योंकि छदम बल का कंसेप्ट शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए एक कहानी है जो आप नॉर्मल क्लास में जाकर देख सकते हैं। अब रहती है स्प्रिंग बल की बात। तो स्प्रिंग बल जो है काफी आसान है, उसमें बस एक ही बात पूछते हैं कि आपको बताना होता है स्प्रिंग में तनाव क्या होगा। स्प्रिंग में तनाव क्या होगा। हाँ 9 और 10 भी है बेटा वैसे तो, लेकिन उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है ज्यादातर, उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है ज्यादातर, ठीक है। तो अब स्प्रिंग में तनाव क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है। तो स्प्रिंग में तनाव जो होता है, स्प्रिंग में तनाव जो होता है वो स्प्रिंग में तनाव रस्सी में, जैसे अगर मान के चलो आपको कहीं पर स्प्रिंग दी गई है तो आप स्प्रिंग को हटाइए और उस जगह रस्सी मान लीजिए, और रस्सी में जो तनाव निकालोगे वही स्प्रिंग बल के बराबर होता है। यही 99% जगहों पे आपको पूछा जाता है, तो आपको उसके भी सारे सवाल बनने लगेंगे। आप एक बार खुद से भी अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे, वैसे आपके जो क्लासेस छुट्टी है मैंने आपको हिंट दे दिए, सारा हिंट क्या मैंने सब कुछ पढ़ा दिया फिर से एक तरीके से। आपको सब कुछ फिर से देखना होगा, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा लो, लेक्चर की स्पीड बढ़ाकर जिनका भी बैकलॉग हुआ था आज ही देख लेना, आज और कल 1-2 दिन का समय निकालकर या संडे तक देख लेना सब कुछ, तो आपका पूरा पीछे का पाप कवर हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे और आप बढ़िया तरीके से दूध के धुले कहलाएंगे और आगे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा तो बिल्कुल ही पाप हो चुके हैं, अब तो मैं डूब रहा हूं, तो आपको एक लास्ट मौका मिलने वाला है जल्दी ही, आपको एक बहुत ही बढ़िया एक लास्ट मौका मिलने वाला है जल्दी, जब फिजिक्स में क्लास 12 शुरू होगा। जिस दिन क्लास 12 शुरू होगा उस दिन पूरी फ्रेश स्टार्टिंग आप कर सकते हो। पहले चैप्टर में क्लास 11 थोड़ा बहुत काम आएगा, उसके बाद वाले चैप्टर्स में क्लास 11 इतना काम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए तो अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं, जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं आने वाले समय में। अभी क्लास है हमारी, तो आज केमिस्ट्री की क्लास फिर से बोल दूं, अगर केमिस्ट्री क्लास होगी, अगर मान के चलो केमिस्ट्री क्लास है तो 4 बजे केमिस्ट्री क्लास होगी, अगर नहीं हुई तो 4 बजे फिजिक्स की क्लास मैं लूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो जितना बड़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अच्छा एक बात बता देता हूं बच्चों, सुन लो, कामेश सर का मैसेज आ चुका है। तो आज 99% चांसेस है कि 2 बजे क्लास नहीं होगी। क्लास एंड करने से पहले एक बात सुन लो, 99% चांसेस है कि कामेश सर की क्लास नहीं होगी, तो 4 बजे से हम फिजिक्स की ही क्लासेस करने वाले हैं। टाटा।